मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये सेमेस्टर 5th का यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है। कल हमने फर्स्ट टॉपिक किया था। आज हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी आर्थिक क्रियाएं हैं उसका क्लासिफिकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर या जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक गतिविधियाँ। सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड आता है हमारा टर्सरी सेक्टर। कुछ मेनली इनको 3 पार्ट में बोलते हैं, कुछ विद्वान को 3 ही मानते हैं, फर्दर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें आता है हमारा क्वार्टर सेक्टर और फिफ्थ आता है हमारा क्वालिटी सेक्टर। आज इन सब सेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके अंदर क्या क्या आते हैं, क्या एक्टिविटीज आती है और क्या ये होते हैं, इन सब के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक गतिविधियां, इसके अंदर क्या आता है, इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, यानी कि जिसके अंदर जिसमें वो कच्चा पदार्थ जिसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। कल भी मैंने बताया था कुछ ऐसी चीजें जिनको हम डायरेक्ट यूज कर देते हैं, तो इसको हम रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर सब कुछ कच्चा पदार्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको बताया था आंखें, सेकंड खाद्य संग्रहण, थर्ड एग्रीकल्चर, फोर्थ मछली पालन, फिफ्थ पशुपालन। ये कुछ एक्टिविटीज है जिनको हम प्राथमिक गतिविधियां बोलते हैं या जो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। अब जैसे सबसे पहले हमारा आता है आर्थिक में क्या होता है, आर्थिक में क्या होता है, आर्थिक में मतलब जो जनजातियां रहती है, जो जनजातियां जंगलों में रहती है, आपको पता होगा मोस्टली आर्थिक कहाँ होता है, ये हमारी अर्थ है। ओके, इसको हम कुछ काल्पनिक रेखाएं, ये नहीं है परमानेंट है, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई जिसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये एक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। क्या होती है ये, इक्वेटर। ठीक है, तो जो इक्वेटर होती है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है यानी कि बहुत ज्यादा वर्षा और बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, तापमान भी बहुत ज्यादा होता है और वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है। इस कारण यहाँ क्या होता है कि बहुत अत्यधिक, मतलब जिसको बोलते हैं सदाबहार वन, यानी कि वन बहुत ज्यादा होते हैं। क्या कैसे वन होते हैं यहाँ पे, सदाबहार वन। सदाबहार वन क्या होते हैं, जो वृक्ष कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते, यानी कि पूरे वर्ष हरे भरे होते हैं, उनको सदाबहार वन बोलते हैं। इन वनों में कुछ जनजातियां रहती है, वो जनजातियां आखेट करती है, और आखेट में क्या क्या आते हैं, जंगलों से जाके, यानी कि वो अपना जीवन निर्वाह किस पे डिपेंड करता है, कच्चे पदार्थों पे। अब वो जंगलों में रहते हैं तो वो जंगली जंतुओं का शिकार करते हैं, वहीं पे जो फ्रूट्स वगैरह या जो फल लगते हैं पेड़ों पर उन्हीं का उपयोग करते हैं, और अपने वस्त्रों के लिए क्या करते हैं, या तो पेड़ों के पत्ते हैं उनको यूज करते हैं, या मान लो उन्होंने किसी पशु का शिकार किया, चीता का शिकार कर लिया या किसी भी का शिकार किया, उसकी खाल से वे अपने वस्त्र बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ जनजातियां वो यहाँ रहती है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे रहती है, जो अफ्रीका है हमारा
उसमें कांगो बेसिन है, आप मैप में चेक करना सभी, एक कांगो बेसिन है, वहां पे एक पिग्मी जनजाति रहती है, वो आर्किड का काम करती है। वो कोई कभी भी एग्रीकल्चर वगैरह कुछ नहीं करती, वो ओनली आर्किड पर ही डिपेंड रहती है। वो या तो उनका जो प्रिय जो पेय पदार्थ होता है वो होता है मनुष्य का खून, ठीक है, और वो केला सबसे अधिक खाती है। इस प्रकार कुछ और जनजातियां हैं, ये नहीं कि इक्वेटर पे नहीं होता है, इक्वेटर के अलावा भी ऐसे एरिया होते हैं जो हमारे यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे जो हमारा ध्रुवीय भाग होता है, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, जहाँ बर्फ से हमेशा बर्फ ही बर्फ जमी हुई रहती है, इस एरिया में कुछ जनजाति रहती है जिसको हम बोलते हैं एस्किमो। आपने बहुत नाम सुना होगा, एस्किमो, लैप्स वगैरह जो जनजाति होती है, वो भी सिर्फ मतलब आर्किड पे ही डिपेंड करती है। वो सील मछलियां होती है, जो ध्रुवीय इलाका होता है उसमें सील मछलियां बहुत अधिक पाई जाती है, उनका शिकार करती है। इस प्रकार ये आर्किड पर निर्भर होती है। सेकंड आता है हमारा खाद्य संग्रहण। खाद्य संग्रहण में वही होता है कि आप भोजन वगैरह जाओ, आप जंगलों में जाओ, वहां पे अपना खाद्य पदार्थ इकट्ठा करो, और वो सब कुछ आता है इसके अंदर। फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर कोई ये नहीं है कि बस एग्रीकल्चर आपने फसलें के बारे, एग्रीकल्चर कृषि के अंतर्गत बहुत अधिक कृषि आती है। जैसे हमारा मान लो एग्रीकल्चर में एक कृषि होती है स्थानांतरित कृषि। इस कृषि में क्या होता है, ये कृषि जैसे कुछ जनजाति आर्किड पर निर्भर होती है, एग्रीकल्चर नहीं करती है, तो कुछ जनजाति होती है वो कृषि करती है, लेकिन वो कृषि किस टाइप की होती है, स्थानांतरित कृषि। और इस कृषि को क्या करते हैं, मान लो कोई जनजाति है, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे कोई जनजाति रहती है, यहाँ पे कोई रहता है, वो क्या करेगा कि यहाँ पे जंगल है, बहुत सारे पेड़ है, इस टाइप से पेड़ ही है, उसको क्या करेगा, वो इस एरिया को, इतने एरिया को, जो ये एरिया है, इस एरिया में पेड़ ही पेड़ है, इस एरिया को, पूरे एरिया को साफ कर देगा, मतलब पूरे पेड़ काट देगा और बचे हुए उसको जला देगा। तो क्या हुआ, उसको जमीन मिल गई कृषि करने के लिए, और फिर वो उसमें कृषि करेगा। लेकिन कृषि ये नहीं है कि वो उसमें ट्रैक्टर चलाएगा या हल चलाएगा, नहीं, वो अपने जो औजार होते हैं, उसके औजार किससे बने हुए होते हैं, पत्थरों से बने हुए होते हैं, हड्डियों से बने होते हैं, उन औजारों या हाथ से काम करता है, मशीन का काम नहीं होता। जो स्थानांतरित कृषि होती है उसमें मशीन का बिल्कुल यूज नहीं होता है, और जो नॉर्मली जो बीज वगैरह होते हैं वो वही होते हैं, या तो पहले उगाए हुए होते हैं, वो कोई बाहर से या बाजार से खरीदते बीज नहीं जाता है, तो वो उनका यूज करके कृषि करता है। और क्या करता है, फिर कुछ साल उसमें कृषि करता है, मान लो उसने 1 साल या 2 साल कृषि की, फिर उसे फसल देखा, उसने देखा कि फसल तो बहुत कम मिल रही है, उसका गुजारा भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कृषि है, वो ये कृषि क्यों करता है, वो सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए करता है। ये नहीं है कि वो कृषि कर रहा है और उसको जाके वो बाजार में बेच देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसलिए कृषि करता है। और ठीक है, फिर उसको क्या करता है कि उसके बाद वो इस एरिया को छोड़ देता है, जब उसको फसलों का इतना फायदा नहीं होता कि उसका गुजारा भी नहीं हो पाता, तो वो इस एरिया को छोड़ के फिर कहीं और चला जाता है, दूसरे एरिया में, उस एरिया को साफ करता है। अब वो इस एरिया को छोड़ गया, तो यहाँ पे ना तो अब फॉरेस्ट है, ना तो दोबारा से वन उग सकते हैं, और ना ही कोई कृषि हो सकती है, तो ये एरिया क्या हुआ, अब ये एरिया तो बेकार हो गया, बंजर हो गया। इसलिए जो स्थानांतरित कृषि है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक होती है। सेकंड आती है हमारी गहन कृषि। ये बिल्कुल इसके अपोजिट होती है, इसमें बिल्कुल मशीनों का यूज नहीं होता, ये कृषि होती है, इसके सभी कार्य मशीन से होते हैं। एक गहन कृषि होती है, एक गहन निर्वाह कृषि होती है। गहन कृषि का मतलब ही क्या होता है कि मान लो ये जो लैंड है इस पे हम कृषि कर रहे हैं, तो कम जमीन में ज्यादा फसलें उगाना। अब एक साल में इसमें मैंने गेहूं पैदा कर लिया, एक साल में नहीं, सॉरी, एक सीजन में मैंने इसको गेहूं उगाया, गर्मियों में मैंने इसमें सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बाजरा उगा लिया, सर्दियों में गेहूं बना लिया, बीच में जो हमारा जायद होता है इसमें मैंने सब्जी वगैरह जैसे खीरे वगैरह या कुछ भी है वो उगा लिया। तो इसका मतलब होता है कि जो जमीन कम होती है लेकिन इसका यूज अधिक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गहन कृषि बोलते हैं। ऐसे कृषि के कई टाइप्स होते हैं, जैसे
कृषि, रोपण कृषि में क्या आता है? रोपण कृषि में आते हैं हमारी चाय, कॉफी और चावल, धान जिसको बोलते हैं, यानी कि जो पहले उनको तैयार किया जाता है, बाद में कहीं और रोप दिया जाता है, तो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार होते हैं हमारी और भी कृषियां होती हैं, विस्तृत कृषि होती है, विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े फार्म होते हैं। यहाँ तो हमारे क्या होता है, लैंड है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन बाहर के देश मान लो सबसे विस्तृत कृषि सबसे अधिक कहाँ के, आपको बता देते हैं, विस्तृत कृषि सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होती है। वहाँ पे क्या होता है कि जो फार्म है ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वहाँ पे सभी कार्य मशीनों के द्वारा होते हैं। वहाँ पे कोई ये नहीं है कि जो है मनुष्य है या मजदूर है वो काम करता है, नहीं, सभी कार्य टोटली स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जब तक फसल बोई जाती है और जब तक काटी जाती है, सारे कार्य किससे होते हैं, हमारे सभी कार्य मशीनों से होते हैं। ये किस में आते हैं, विस्तृत कृषि में। हमारे भारत में अधिकतर कौन सी कृषि होती है, हमारे भारत में गहन निर्वाह कृषि ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या अधिक है और जमीन कम है। अब ये तो नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जमीन भी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, जमीन उतनी रहेगी, जनसंख्या बढ़ती जाएगी। फिर आता है मछली पालन। मछली पालन ये 2 टाइप्स होते हैं कि मछली, एक तो होती है फ्रेश वाटर जिसको हम बोलते हैं ताजे पानी की, जो ताजे पानी में पाली जाती है, और दूसरी होती है मैराइन जिसको बोलते हैं समुद्री पालन या समुद्री मछली पालन। नाम से ही पता चल रहा है ताजा पानी की मछलियां, ताजा पानी की मछलियां किसमें पाई जाती है, जो नदियों में, नदियां, तालाब, झील, इन सब में जो मछलियां पाली जाती है वो किस में आती है, ताजे पानी की मछलियों में आती है। इन मछलियों के कुछ है जो हमारे, जैसे हमारे इंडिया में है, मोस्टली ताजा पानी की मछलियां होती हैं जो नदियां और तालाब में पाली जाती है। दूसरी होती है हमारी समुद्री में। समुद्री मछलियों में कौन कौन सी आती है, समुद्री मछलियां जो होती है जिसमें समुद्र में जो पाली जाती है, जो खारे पानी की मछलियां होती है, इसमें भी क्या होता है, एक तो होती है जो स्टैप में पाली जाती है जिसको बोलते हैं मेलास्पट्टी मछलियां, और एक होता है तलमज्जी मछलियां, यानी कि जो बिल्कुल गहराई में रहती है उनको बोलते हैं मेलास्पट्टी मछलियां। क्या होती है, इनको प्रकाश बहुत प्रिय होता है, ये झुंड में रहती है। ये सभी क्या होती है, यानी कि आप ये लगा लो जो हमारा सूर्य है उसका प्रकाश जो समुद्र होता है उसमें ओनली 200 मीटर तक ही पहुंचता है। ये नहीं है कि जो समुद्र है उसमें पूरा गहराई तक सूर्य का जो किरणें वो पहुंचती नहीं, ये 200 मीटर तक ही जा पाती है। तो जो वेलावर्ती मछलियां होती है वो इतनी ही गहराई तक पाई जाती है, और ये सभी झुंड में रहती है, तो इन सबसे अधिक दोहन किसका होता है, इन मछलियों का दोहन होता है। और जो तलमज्जी मछलियां होती है वो क्या होता है, इनको मतलब प्रकाश में नहीं आती, ये गहराई में रहती है और ना ही ये झुंड में रहती है, तो ये मछलियां हैं, इनको भी पाला जाता है। पशुपालन। अब पशुपालन है, पशुपालन में इसको एक पशुपालन है इसलिए हम करते हैं, सब लोग मोस्टली अपने अपने परिवार का या जीवन निर्वाह के लिए पशु पालते हैं। पशु से हमें दूध, दही और जो दूध से बनने वाले उत्पाद है वो सब प्राप्त होते हैं। तो ये सब किसमें आता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक गतिविधियां होती है, यानी कि जो जो जिनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं वो सब किसमें आता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर में। इस कार्य में जो लोग लगे हुए रहते हैं या जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर। ये सब नाम है, ये आप जीके में भी लगा सकते हो, जीके क्वेश्चन भी बोल सकते हो, या हमारे ज्योग्राफी में भी है। यानी कि इस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर के में लगे हुए लोगों को हम क्या बोलते हैं, वर्कर को क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर। सेकंड हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर या
वित्तीय गतिविधियां। सेकेंडरी सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, जैसे उसको रॉ मटेरियल बोलते थे, उसमें सब कुछ कच्चा पदार्थ आता था, इसमें हम बोलते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री, इसमें क्या आता है, मैंने कल भी बताया था आपको कि मान लो कहीं से भी हमें जो प्राथमिक, इसके डेफिनेशन देती हूँ आपको, जो हमारा जो प्राथमिक सेक्टर से या प्राथमिक जो गतिविधियों से हमें जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको साफ करके उसका रूप बदल के उसको और अधिक मूल्यवान बना के उसको बाजार में बेचना या उसको उपयोग करना, वो क्या होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है या द्वितीय गतिविधियां होती है। अब मान लो जैसे कुछ एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, हमने लो एस निकालते हैं, लो एस क्या होता है, ये किसी यूज का नहीं होता, अगर हम इसको डायरेक्ट बोल देंगे इसको डायरेक्ट यूज करें, कोई इसका कोई यूज नहीं है। लो एस एक कच्चा पदार्थ होता है जिसका कोई यूज नहीं होता है, बट इसको निकालने के बाद लो एस को हम, लो एस किसमें यूज होता है, लो इस्पात उद्योग में, ये इसका मेन पार्ट है। अगर ये नहीं होगा तो लो इस्पात उद्योग भी कुछ काम का नहीं है। बट अगर ये इसको हम डायरेक्ट में यूज नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, पहले हमने इसको निकाला, इसका रूप बदल के किसमें बदल दिया, लो और इस्पात उद्योग में, जिससे हम आजकल मशीनें, लो इस्पात उद्योग एक बहुत भारी उद्योग होता है, और जो इसको हम आजकल क्या वास्तव में इसको मतलब इससे हम मशीनें और जो भी चीजें हमारे डेली यूज के हैं वो भी बनाते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, कपास है हमारे सब, आप सभी लोग लिंक से गांव से रिलेट करते हैं, कपास होती है जिसको हम कपास बोलते हैं, इससे क्या बनता है हमारा, इसमें यूज होती है हमारे सूती वस्त्र उद्योग में। अब कपास तो कुछ काम की थी नहीं, ना तो वो खाने की थी, ना ही हम उसको कुछ यूज कर सकते थे, बट हमने उसको क्या किया, उस कपास को निकाला, उसको साफ किया, उसके रेशे बनाए, उससे हमने क्या बना दिया, सूती वस्त्र उद्योग बना दिया। तो क्या हुआ, कपास का इतना रेट नहीं होता, बट आप एक उससे अच्छी चीज बना देते हो, कपड़े बना देते हो, कुछ और बना देते हो, तो उससे अधिक रेट किसका हो जाता है, उस कपड़े का रेट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही गेहूं से हमने कल भी एग्जाम्पल दिया था, मैंने गेहूं से आटा बना दिया, आटे से हमने क्या किया, ब्रेड बना दी, बिस्कुट बना दिए, बहुत सी चीजें जो हम आटे से बना देते हैं, तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है उस चीज की, और उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, और वो किस में आता है, सब कुछ सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और इसको इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री बोलते हैं, यानी कि उसका रूप बदल के उसका मूल्य बढ़ा देना, उसको उपयोग में लाना, ये सब किसमें आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। थर्ड आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, जैसे उसको रॉ मटेरियल बोलते थे फर्स्ट वाले को, जो हमारी प्राथमिक गतिविधियां थी, सेकंड वाले को मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सर्विस सेक्टर। ये नाम है जिससे हम इसको समझ सकते हैं, जो नाम इसको दिया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग दिया गया कि वो क्या काम करता है। सर्विस सेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है, मैंने बता दिया कि सर्विस सेक्टर, तो क्या आएगा, जो प्राथमिक और, अब इसकी परिभाषा क्या होगी देखो, जो प्राथमिक और द्वितीयक जो पदार्थ है या जो प्रोडक्ट है वो बना तो थी, बट अब क्या करना है, अब उनको लेके जाना है कहां तक, उपभोक्ता तक। ठीक है, जो प्राथमिक और द्वितीयक जो उत्पाद है उनको उपभोक्ता तक पहुंचाना किसमें आता है हमारा टर्शरी सेक्टर में या तृतीयक गतिविधियों में आता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि परिवहन, इसके एग्जांपल है ये क्या क्या आते हैं, वस्तुओं का परिवहन। अब उत्पाद बना दिया, उद्योग लगा दिए, पर अगर वस्तुएं जो तैयार माल है वो ही बाजार में नहीं पहुंचेगा तो क्या यूज होगा उसका, तो क्या आएगा उसके लिए, परिवहन करना। ठीक है, इसमें हमारा आता है बैंकिंग भी आती है, बैंकिंग भी एक सर्विस सेक्टर होता है। ठीक है,
ये भी हमें सेवा ही देती है। जब हम किसी को पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं तो समाज सेवा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, यानी कि वे हमें सेवा प्रदान करते हैं। फोर्थ था हमारा, और एक बात मैं भूल रही है, जो टर्शरी सेक्टर है उसको हम बोलते हैं, जो उसमें लगे हुए जो वर्कर होते हैं उनको बोलते हैं हम पिंक कॉलर वर्कर। क्या बोलते हैं उसको? पिंक कॉलर वर्कर। फर्स्ट वाले को क्या बोलते थे? रेड कॉलर वर्कर, सेकंड वाले को ब्लू, और थर्ड वाले को पिंक कॉलर वर्कर। ठीक है, फोर्थ था हमारा क्वार्टरली सेक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं, जैसे उसको बोलते थे सर्विस सेक्टर, इसको बोलते थे इकोनॉमिक सेक्टर। नॉलेज सेक्टर, तो अब नॉलेज सेक्टर है, नाम ही नॉलेज आ गया, नॉलेज मतलब ज्ञान से संबंधित। तो क्या आएगा इसमें? इसमें वो सभी अधिकारी आएंगे जो किसी, यानी कि जो आप मान लो प्रशासनिक सेवा में लगे हुए हैं, जो उच्च पद पर है। प्रशासनिक सेवा में क्या क्या करते हैं हमारे जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, हमारे मान लो जो स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, इसमें मनोरंजन भी आता है। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है, यानी कि नॉलेज सेक्टर है ये। और जो इस सेक्टर में जो काम करता है या जो वर्कर लगे हुए होते हैं उसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर। क्या बोलते हैं उसको? व्हाइट कॉलर वर्कर। फिफ्थ था हमारा प्राइमरी सेक्टर, या इसको बोलते हैं हम पंचम गतिविधियां, जो हमारी लास्ट है, और इसको बोलते हैं हम डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, और जो इस सेक्टर में काम करते हैं, जो काम करने वाले वर्कर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर। गोल्ड कॉलर वर्कर। ठीक है, तो इस सेक्टर में क्या है कि इस सेक्टर में वो सब अधिकारी आते हैं या वो आते हैं जो किसी समस्या पर कार्य करते हैं। मान लो अब कोई जो उच्च अधिकारी, मान लो हमारा जो एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस पर क्या होगा? उस पर क्या करेंगे? जो उच्च कमेटी होती है वो एक कमेटी बिठाएगी, उसको एक अध्यक्ष बनाएगी, और जो फिर सभी मिलकर उसका निर्णय लेंगे और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो वो सब किसमें आता है? पंचम गतिविधियों में आता है। ठीक है, और जो हमारे जो सरकार होता है उसकी जो वित्तीय सलाहकार वगैरह होते हैं, और ये जो भी गवर्नमेंट के सलाहकार होते हैं, वो सब किसमें आते हैं? हमारे क्वालिटी सेक्टर में। और इसमें काम करने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड कॉलर वर्कर बोलते हैं। ये थी सारी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये था, और अब इसका एक टॉपिक बच गया है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनका इन्वायरमेंट पर क्या अफेक्ट पड़ता है, और या इन्वायरमेंट को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो उसके इफेक्ट हम कल करेंगे। फिर ये कल हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।